दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 जो कि चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा है उसका एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। और हमने पिछले अपने वीडियो में क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे, मतलब जो अपना मेन क्वेश्चंस जो हमें जनरली लोगों से नहीं बनते हैं, आज हम वो सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसमें सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो भी क्वेश्चंस हमें दिए हैं उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सॉल्व भी करते जाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। एलिमिनेशन मेथड या जो भी मेथड हमारे पिछले चैप्टर में थे, चैप्टर 3 में थे, वैसे उसके थ्रू हम इसे सॉल्व भी करते जाएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर्स, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. क्या बोला है? एरिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम सबको पता है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू हमें दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हम इसे एक्स वाई लेके सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसे लेंथ ब्रेड्थ लेके ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth। अब पहला जो कंडीशन हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो लेंथ है प्लॉट का वो 1 more than, मोर आता है कहीं पे भी तो मतलब +1, ठीक है, और ट्वाइस मतलब 2 times 1 लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। ये सारा जो भी है लेंथ ब्रेथ ये सब मीटर्स में रहेंगे। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेथ। अपने एनसीईआरटी बुक को खोल के रखेंगे प्लीज़। तो इससे मिलेगा हमें L इक्वल्स टू 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, B लेंथ ब्रेथ, ठीक है। अब इससे हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से हम L का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, L की जगह आ जाएगा यहाँ पे 1 + 2B इंटू B इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे हमें बाई पार्ट करके सॉल्व करना होगा, या फिर इसका एक फार्मूला भी है। फार्मूला हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो ये होगा b + b इंटू 1b, 2b इंटू b होगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे अरेंज कर लेते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं 528 को भी, तो 2b स्क्वायर प्लस b, 528 इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये मेन हमारा जो आंसर है वो यही है क्वेश्चन के हिसाब से, पर हम इसे आगे भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे भी सॉल्व करना है, तो हम यहीं से सॉल्व करते चलते हैं, हमारे लिए भी आसानी होगा। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें देखना है सम और प्रोडक्ट। अब ये सम और प्रोडक्ट क्या होता है, तो सम हमारा जो बीच का नंबर, मतलब कि जो यहाँ पे b है, b के साथ जो भी नंबर रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कि वहाँ पे 1 है, वो हमारा रहता है सम। b के साथ का नंबर जो भी रहता है वो रहता है सम। प्रोडक्ट क्या रहता है, तो हमारा b स्क्वायर के साथ टर्म जो रहता है, b स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 है, और हमारा जो लास्ट टर्म रहता है जो कि कांस्टेंट टर्म रहता है
वो उन दोनों का प्रोडक्ट रहता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ -528 है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 528 लिख देंगे, यहाँ नेगेटिव साइन भी रहेगा, नेगेटिव साइन भी साथ में आएगा, क्योंकि हमारा जो जनरल इक्वेशन है वो है ax² + bx + c, यहाँ सारा पॉजिटिव है। तो अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे जैसे b के साथ नेगेटिव साइन रहता तो हमें यहाँ लिखना रहता है -1, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। तो 528 × 2 हो जाएगा 8 2 16, 6 1 कैरी, 2 2 4 5, 2 5 10, 1056 जो कि है नेगेटिव, ठीक है। अब सम और प्रोडक्ट्स तो हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, तो हमें इसे ऐसे बाई पार्ट करना है कि हमारा जो दो नंबर आए उसका जो सम आए वो 1 आना चाहिए, इसलिए इसे सम कहते हैं। जैसे 1056 का हम लेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 1056, 2 5 10, थोड़ा बड़ा रहेगा ही, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 2 3, 3 1 1, 11 1। अब हमें मिल गया ये इसका एलसीएम 528 का, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 11। अब हमें इसे ऐसा अरेंज करना है, इससे हमें दो नंबर बनाने हैं। दो नंबर ऐसे बनाने हैं कि दोनों को जब हम लोग ऐड करें तो उसका आंसर हमें 1 मिले। तो अब देखते हैं, हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। 11 3 33 है सपोज, 11 3 33, और 2 को हम 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो 32 और 33 हमें मिल रहे हैं ऐसे में। ये आपको अपने से यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि हम एक पेयर कैसे बनाना है। अब यहाँ पे हमने ऐसे पेयर बनाया है कि 2 2 वाले टर्म को मल्टीप्लाई किए और 3 और 11 को किए, तो इससे हमें मिला 32, इससे हमें मिल रहा है 33। दो नंबर हमें मिल गए। अब हमें देखना है कि यहाँ जो सम है इसके साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव। तो हमें इन दोनों को ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है कि उसका आंसर जो आएगा पॉजिटिव, मतलब कि हमारा 33 यहाँ जो रहना चाहिए वो पॉजिटिव और ये रहना चाहिए नेगेटिव। तो जब हम 33 - 32 करेंगे तो हमें पॉजिटिव 1 मिलेगा, पर हम अगर इसे अपोजिट करें -33 × -32 + 32, तो ये इससे हमें -1 मिलेगा, तो वो गलत हो जाएगा। हमें यहाँ सेंटर में लाना है +1, तो ये होगा 33 और 32। अब हम ऐसे इसे लिख सकते हैं, b के जगह पे 2b² + 33b - 32b, 33b - 32b, b मिल जाएगा हमें, तो ये ऐसे बाई पार्ट हो गया। -528 = 0। अब उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो हम आगे अभी क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 2b² 30 + 33 में से क्या कॉमन निकल जाएगा, दोनों के पास b है तो हम b कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे b, यहाँ क्या बचेगा, b कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ 2b बचेगा, क्योंकि एक b इसमें से निकाल चुके हैं, प्लस यहाँ बचेगा 33, b यहाँ से आउट बाहर आ गया है। अब यहाँ पे 32b - 32b - 528 = 0 दिया है। अब हमें इससे भी ऐसा हमें कॉमन मिलेगा जिससे कि हमारा जो यहाँ का इक्वेशन भी बनेगा ये सेम आएगा। अब यहाँ से सेम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 को कितने टाइम डिवाइड करेंगे कि हमें 2 मिल जाएगा। तो 32 को 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं -16, क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव साइन है। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 2b, और हमें यहाँ ऑटोमेटिक, आपको चेक करना है आप चेक भी कर सकते हैं, पर हमें यहाँ डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 33। तो = 0, ठीक है। अब आप
2b प्लस 33 और सॉरी 2b, हाँ पॉजिटिव 2b प्लस 33। अब हम इस इक्वेशन से 2b प्लस 33 को कॉमन निकाल सकते हैं, 2b प्लस 33। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ b, और यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इससे हमें दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक ऐसा होगा 2b माइनस 33 इक्वल्स टू 0, और एक मिलेगा b माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो हमें 2b से क्या मिल जाएगा, 33 नेगेटिव है उधर चल जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो 33। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है b के साथ तो उधर चल जाएगा डिवीजन में, और यहाँ b से हमें इधर पॉजिटिव नेगेटिव 16 है उधर चल जाएगा तो 16। तो हमें यहाँ b के दो वैल्यू मिले, एक तो पॉइंट में आएगा तो ये आंसर ही नहीं हो सकता है, और b यहाँ पे 16 मिला है तो ये हमारा आंसर सही है। मतलब ब्रेड जो है वो है 16। अब इसका लेंथ हम निकाल लेते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए b के वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे b के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, b की जगह 16। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 L इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू बी है, b का वैल्यू क्या है 16, 2 इंटू 16। L इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस 16 टू ज़ा 32। L का आंसर आ गया 33। ये दोनों जो रहेंगे वो है मीटर्स में। तो लेंथ है हमारा 33 मीटर और ब्रेड्थ है हमारा 16 मीटर। ये हमारे फाइनल आंसर है। ऐसे अगर एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर यही है, पर मैंने आपको जैसे हम अगले एक्सरसाइज बढ़ेंगे तो हमें पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना ही है, तो इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया यहाँ पे। तो ये हमारे फाइनल आंसर है, L इक्वल्स टू 33 मीटर, B इक्वल्स टू 16 मीटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। We need to find the integers. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव तो इंटीजर मतलब कि आपका जो नंबर है हमारा वो पॉजिटिव है, सिंपल है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज़ द कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आफ्टर 3, तो 3 के बाद इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा 4। वैसे ही हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हम लेट ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। अगर x फर्स्ट इंटीजर है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, इसमें जैसे 3 था तो 3 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर उसके बाद क्या है 4, मतलब कि 3 प्लस 1। तो वैसे ही हमें यहाँ पे हम फर्स्ट इंटीजर को अगर x ले रहे हैं तो हमारा सेकंड इंटीजर को होगा क्या होगा x प्लस 1। तो हम लिखेंगे सेकंड इंटीजर विल बी x प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो x इंटू एक्स प्लस 1। अब हम x प्लस 1 लिख रहे हैं तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब यहाँ पे दो नंबर्स हैं तो इसे हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। इक्वल्स टू दोनों का प्रोडक्ट है 306। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x इक्वल्स टू 306। 306 पॉजिटिव है, इधर ले आते हैं उसे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू हो गया 0। ये हमारा
आंसर है एनसीईआरटी के हिसाब से, पर हम इससे आगे भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सम क्या है, एक्स के साथ क्या नंबर है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है और साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ हो जाएगा +1। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, मतलब 1 इंटू कॉन्स्टेंट क्या है अपना 306, 1 इंटू 306, इन दोनों का प्रोडक्ट और ये हमारा सम। तो 1 इंटू -306 होगा, -306 ही होगा। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 306 का एलसीएम 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, अब 17 1 ज़ा। अब देखो यहाँ पे हमें बड़ा नंबर एक पहले ही मिल गया है और हमारे पास छोटे छोटे दो तीन नंबर हैं, तो हम इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। तो 3 3 9, 9 2 ज़ा 18, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें दे रहा है 18 और यहाँ 17 पहले ही है और हमें सम क्या चाहिए दोनों का 1। तो अगर हम 18 पॉजिटिव रख के -17 करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। तो इससे हमें x के जगह पे हम क्या लिखेंगे फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे पहले टर्म के साथ, पहले टर्म में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 18। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हमें x के साथ क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो यहाँ से पूरे 17 को कॉमन निकाल लेते हैं और दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो -17। तो x प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 80 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे हम अब यहाँ पे से हम x प्लस 18 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से। तो x प्लस 18 कॉमन निकाल लेंगे तो मिलेगा हमें x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ से दो वैल्यू मिल गए, x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -18। तो नेगेटिव हमारा कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो पहले ही क्वेश्चन में ही बोल दिया है पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव तो ये हमारा आंसर है ही नहीं। यहाँ से हम मिलेगा x इक्वल्स टू, इधर -17 है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर जो है वो है 17, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव, x प्लस 1 था, तो x हमारा है 17 प्लस 1, तो सेकेंड इंटीजर हो गया 18। अब 18 इंटू 17 हमें यहाँ निकाल ही चुके हैं, 18 17 का मल्टीप्लिकेशन हमें 306 दे रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है वो है सही है, ये हमारे आंसर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में, मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो हमारा जो क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, रोहन की मम्मी का एज जो है अभी करेंटली, जो रोहन की मम्मी है वो रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो हम यहाँ पे ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 2 का थर्ड। क्या बोला है, रोहन और उनकी मम्मी, तो लेट ले लेते हैं, लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स। ठीक है, तो मदर्स एज क्या हो जाएगा, क्या होगा, अब यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में बोला है हमें कि रोहन की मम्मी जो है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है। सपोज़ मैं बोलूँगा कि मेरी मम्मी मुझसे 25 ईयर्स बड़ी है और मेरा करेंट एज है 10, तो
मम्मी का एज क्या होगा, मेरा एज प्लस 25 मतलब 10 प्लस 25। वैसे ही रोहन का एज प्लस 26, एक्स रोहन का एज प्लस 26, क्योंकि रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब क्या बोला है, 3 ईयर्स बाद, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की क्या एज होगी, एज ऑफ रोहन। सपोज मेरी एज अभी 10 ईयर्स है, 3 ईयर्स बाद क्या होगी 13। मैंने क्या किया, 10 में 3 ऐड किया। वैसे ही रोहन का एज अभी करंट क्या है, एक्स, तो 3 ईयर्स बाद क्या होगा, एक्स प्लस 3। जैसे मेरी एज अगर 10 है और 3 ईयर्स बाद मैं बोलूँगा मेरी एज क्या होगी, तो मैं करूँगा 10 प्लस 3। ऐसे ही रोहन की एज अभी करंट एज से 3 ईयर्स बाद रोहन की एज होगी एक्स प्लस 3। ठीक है, तो एज ऑफ मदर, रोहन्स मदर क्या होगा, अभी करंट एज रोहन की मम्मी का क्या है, एक्स प्लस 26। सपोज़ मैं जैसे बोला कि मेरी एज अगर अभी है 10 ईयर्स, तो मेरी मम्मी की एज, मेरी मम्मी मुझसे 25 ईयर्स बड़ी हैं, तो उनकी एज होगी 10 प्लस 25। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें ये 10 नहीं पता है, ये हमारा एक्स है, ये भी हमारा एक्स है। तो वैसे अगर मैं अब बोलूँगा कि 3 ईयर्स बाद मेरी एज क्या होगी, तो 10 प्लस 3। वैसे ही रोहन की मम्मी की एज 3 ईयर्स बाद क्या होगी, तो मेरी एज प्लस जितनी वो मुझसे बड़ी हैं, प्लस मतलब मेरी एज प्लस जितने साल वो मुझसे बड़ी हैं, प्लस 3 ईयर्स। वैसे ही सेम होगा जो रोहन की मम्मी की करेंट एज है, जो कि है एक्स प्लस 26 और प्लस 3 क्यों, क्योंकि हम रोहन की मम्मी का करेंट एज जान रहे हैं और 3 ईयर्स बाद उनकी ये एज होगी, मतलब एक्स प्लस 29। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि 3 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब रोहन का एज और रोहन की मम्मी का एज का प्रोडक्ट जो है 3 साल बाद वो है 360। मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 360। तो लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन वी हैव एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू है हमारे पास 360। ये हमें क्वेश्चन से मिला है कि रोहन का और रोहन की मम्मी का एज का प्रोडक्ट अभी से 3 साल बाद वो है 360। मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये तो मेरा एग्जांपल था, पर यहाँ पे हमें जो सॉल्व करना है ये इन दोनों का, रोहन का एज, रोहन की मम्मी का एज अभी से 3 साल बाद, दोनों का प्रोडक्ट ये है। सॉल्व करते हैं इसे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 29 प्लस 29x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x, 3 इंटू 29 हो जाएगा प्लस 3 9 से 27, 7 2 कैरी, 3 2 6 7 87 इक्वल्स टू 360। 360 इधर पॉजिटिव है, इधर ले लेते हैं नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। 360 माइनस 87 करेंगे तो कैरी ले लेंगे 5 15 2 और ये हो जाएगा 10 10 माइनस 7 3 15 माइनस 8 हो जाएगा आपका 7 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो हमारा आंसर नेगेटिव रहेगा, माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है एनसीईआरटी के हिसाब से। अब हम इसे आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सम मिला जो है वो है 32 और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो है माइनस 273। 32 और दोनों का प्रोडक्ट 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 इंटू टू माइनस 273 तो 273। अब हम 273 का एलसीएम ले लेते हैं, 273 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3,
91, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 30 1 ज़ा। तो हमें यहाँ पे क्या लाना है, बीच में हमें दोनों का सम लाना है 32। कैसे आएगा देखते हैं। 13 7 और 3, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 13 आएगा हमारा 30, 21 प्लस 13 34, नहीं गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे करते हैं 13 3 ज़ा 39, 39 माइनस 7, 39 माइनस 7 32, हाँ सही है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 32 के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 30, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो हमें पॉजिटिव 13 3 ज़ा 39, बड़े नंबर को पॉजिटिव रखना है 39x, और छोटे नंबर को नेगेटिव माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब इस यहाँ से हमें x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस 39, यहाँ से हमें यहाँ पे हमें 1 लाना है यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे हम -7 कॉमन ले लेंगे, दोनों में नेगेटिव साइन है। -7 तो यहाँ बचेगा x प्लस 7 3 ज़ा 21 63, 7 9 ज़ा 63, 7 3 ज़ा 21, 7 9 ज़ा 63। देखिए ऑटोमेटिक हमारा सेम आ जाता है यहाँ पे नंबर। आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, बाकी हमारा डायरेक्ट भी सेम ही आता है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x प्लस 39 कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 39 कॉमन, तो बचा हमारा क्या, यहाँ से x और यहाँ से -7 इक्वल्स टू 0। तो हमें दो वैल्यू मिल गया, x प्लस 39 और x माइनस 7 सॉरी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू, इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव 39, इधर नेगेटिव है नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव 7। तो x क्या था हमारा, ये था रोहन्स एज, मिल गया रोहन्स करेंट एज हमें। अब मदर्स एज निकाल लेते हैं। मदर्स एज क्या है, करेंट मदर्स एज है रोहन का एज से, रोहन की एज से 26 ईयर्स बड़ी है उसकी मम्मी, तो रोहन का एज है यहाँ पे 7 प्लस मम्मी का एज रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है तो 26। तो हमारा आंसर होगा 26 प्लस 7 होगा 33 ईयर्स। ये भी हमारा रहेगा ईयर्स में। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पीछे यही आंसर देगा। हमने सॉल्व कर लिया है हमारी सहूलियत के लिए, ठीक है। तो वो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक स्पीड पे चल रहा है, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है वो। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, अगर ट्रेन का स्पीड जो है, जो भी एक्स स्पीड है वो अगर 8 किलोमीटर आवर लेस रहता करेंट स्पीड से, जैसे 60 किलोमीटर है तो वो 52 किलोमीटर पर आवर रहता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ट्रेन को जो भी टाइम टी लगे, जो भी टाइम ट्रैवल 480 किलोमीटर ट्रैवल करने के लगे, उसको टी टाइम से 3 घंटा ज़्यादा लगता। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम इसे ऐसे कुछ बनाएंगे, सॉल्यूशन 2 का 4, लेट द ले लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टाइम भी नहीं दिया है, सिर्फ बोल दिया है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कितने टाइम लग रहे हैं वो भी नहीं दिया है। तो हम ले लेते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टी आवर्स, और ये स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अब हमें पता है कि फिज़िक्स के थ्रू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमारा स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर फर्स्ट केस पे, टाइम क्या है t, और डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस है हमारा 480 किलोमीटर, 480 जो कि दोनों ही कंडीशन पे सेम है। ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन इससे क्या बनता है, स्पीड हो गया x, डिस्टेंस हो गया 480, टाइम हो गया t। तो इससे हमें ऑटोमेटिक x की वैल्यू मिल चुकी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या बोला है, अगर इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, अगर जो स्पीड x है अगर ये 8 किलोमीटर आवर लेस रहता है तो 8 किलोमीटर, कंडीशन 2 क्या है हमारा, कंडीशन अगर स्पीड 8 किलोमीटर आवर लेस रहता, स्पीड रहता 8 किलोमीटर आवर लेस, मतलब अगर सपोज अभी 60 है तो वो 8 किलोमीटर आवर की स्पीड कम रहता तो वो 52 रहता। वैसे ही अगर x है तो उसका स्पीड रहता है x माइनस 8, ये है किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन को टाइम क्या लगता, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ट्रेन को टाइम लगता अभी के टाइम से, मतलब t से 3 घंटा ज़्यादा लगता। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ कि मान लेते हैं अगर मुझे जाना है 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है, अगर मैं जा रहा हूँ 50 के स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। ठीक है, अगर इसी जगह पे मैं इस स्पीड को 50 जो है हमारा, इसे आधा कर देता हूँ, मतलब कि इफ़ अगर ऐसा करने क्वेश्चन आएगा, इफ़ इट वुड हैव इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन वुड हैव बीन इफ़ माई स्पीड वुड हैव बीन 25 किलोमीटर आवर लेस, मतलब मेरा स्पीड अगर मान लो 25 किलोमीटर आवर लेस रहता, मतलब कि क्या रहता 50 माइनस 25, तो मतलब 25 किलोमीटर आवर लेस रहता 50 से, 50 माइनस 25 ही आता है। तो इतना स्पीड से अगर मैं उसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा हूँ 100 किलोमीटर को, तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 100 अपॉन 25, 4 आवर्स। सिर्फ स्पीड चेंज करने से हमें टाइम हमारा जो है वो बढ़ जा रहा है। पहले 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रहे थे तो 2 आवर्स, अब 25 किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो 4 आवर्स। वही सेम कंडीशन है, अगर ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर आवर लेस रहता तो उससे हमें अभी जो टाइम लगा है, जो भी, जैसे मुझे 2 आवर्स लगे थे, 2 आवर्स से 2 आवर्स ज़्यादा, मतलब अगर 2 आवर्स हमें नहीं पता रहता तो मतलब जो भी हमारा टी टाइम रहता उससे 2 घंटा ज़्यादा हमें लगे रहता। वैसे ही ट्रेन को जब अगर ट्रेन x माइनस 8 मतलब 8 किलोमीटर और लेस की स्पीड से चल रहा है तो उसको जो टाइम लगता वो 3 घंटा ज़्यादा लगता। तो अब हमें यहाँ फिर से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है अब हमारा 8 माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारा सेम है 480, टाइम हमें लगा है t+3। ठीक है, अब यहाँ पे हम x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x इक्वल्स टू है 480/t, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 480/t माइनस 8 इक्वल्स टू 480/t+3। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 480। अब यहाँ पे एलसीएम t है नीचे, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ भी t लाना पड़ेगा, यहाँ t लाने के लिए ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8t माइनस 8t अपॉन टोटल नीचे तो t ही है तो हमें कॉमन t लिख देते हैं, इक्वल्स टू 480/t+3।
अब इसे कर देते हैं, अच्छा देखते हैं हम, यहाँ 480 है, 8 है और 480 है, तीनों न्यूमरेटर में है। ये 8 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 48 भी हो रहा है, 8 6 48, यहाँ भी 8 6 48। तो इसे हम 8 से इस पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 8, तो इससे क्या मिलेगा, 8 6 48, 8 0 0, ये हो जाएगा 60 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 1 टी अपॉन टी इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा 60 अपॉन टी प्लस 3। अब कर देते हैं इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 60 माइनस टी इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू 60 इंटू टी 60 टी। अब मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू टी हो जाएगा 60 टी, 60 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 180, माइनस टी इंटू टी हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी इंटू 3 होगा माइनस 3t इक्वल्स टू 60t। अब इस इक्वेशन को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले होता है माइनस टी स्क्वायर, 60t माइनस 3t हो जाएगा 50 प्लस 57t और प्लस 180। इस 60t को हम इधर ले आते हैं, तो हम इधर पॉजिटिव था, इधर आएगा तो नेगेटिव 60t। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ भी 60t हमारा आया है और यहाँ भी 60t आया है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 0 माइनस टी स्क्वायर। अब 57t पॉजिटिव है, 60t नेगेटिव है, तो 57 माइनस 60 हो जाएगा, फिर माइनस 3, तो माइनस 3t प्लस 180 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है। अब ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो हमें यहाँ पे सम क्या मिल रहा है, सम है हमारा -3 और प्रोडक्ट है -1, टी के स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस साइन है, तो -1 इंटू 180, तो ये होगा -180। अब 180 का हम लेते हैं एलसीएम, तो 180 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 9 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा। अब यहाँ पे हमें सम क्या लाना है, -3, मतलब इससे दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिसका सम आएगा -3। तो कैसे आएगा चेक करते हैं, चलो। 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, चलो बन गया 15 और 12, दोनों को सम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आ जाएगा हमारा आंसर 3। तो 3 5 ज़ा 15 और 4 3 ज़ा 12। अब हमें यहाँ पे सेंटर में क्या लाना है, माइनस साइन। तो माइनस साइन कैसे आएगा, जब बड़ा नंबर नेगेटिव रहेगा। तो -15 प्लस 12 दोनों को ऐड करेंगे, तो -15 प्लस 12 होगा -3। तो हम 3t की जगह लिख सकते हैं -t स्क्वायर -15t प्लस 12t प्लस 180 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t कॉमन निकल जाएगा, माइनस भी कॉमन निकल जाएगा, तो -t इंटू बचेगा t -15। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 180 और 12t में से 12 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पे 1 आ चुका है। तो 12 कॉमन निकाले तो अंदर बचा t प्लस 180 से 12 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 15, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव से माइनस था, माइनस कॉमन निकाल लिए थे, पॉजिटिव था। t प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब इससे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अब यहाँ पे हम t प्लस 15 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा t प्लस 15 कॉमन, बचा यहाँ क्या -t और यहाँ क्या बचा +12 इक्वल्स टू 0। अब इससे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ जगह है। तो हमें 2 मिले यहाँ पे, t प्लस 15 और इक्वल्स टू 0 और t प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 15 उधर भेज देते हैं, तो t इक्वल्स टू -15 और इधर 12 उधर भेज देते हैं, तो -t इक्वल्स टू -12, दोनों साइड नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, t इक्वल्स टू 12। नेगेटिव टाइम हो ही नहीं सकता, तो ये गलत, ये हमारा सही। टाइम हमें जो ट्रेन को लगा था पहली बार में पहुँचने में
यूनिफॉर्म स्पीड पे जो चल रहा था, तो वो है आंसर उसका 12 आवर्स। अब 12 आवर्स हमें पता चल गया, तो हम इस 12 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी के जगह पे। तो x इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाय टी है, तो टी हमारा 12 है, तो इससे हमें x इक्वल्स टू 12 4 ज़ा 48 0 40 किलोमीटर पर आवर। ये थी ट्रेन की एक्चुअल स्पीड। और जो कंडीशन इसने बताया था, मतलब कि ट्रेन का अगर स्पीड 8 किलोमीटर आवर लेस रहता तो ट्रेन को 3 आवर ज़्यादा लगते। तो ट्रेन का मतलब स्पीड रहता जो रहता x-8, मतलब x है 40 -8, तो यहाँ रहता 32 किलोमीटर पर आवर। और तो ट्रेन को टाइम लगता 12, टी है 12 + 3 मतलब 15 आवर्स। तो ये हमारा एक्चुअल में फाइनल आंसर है। टाइम लगा ट्रेन को 12 आवर्स और स्पीड है ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमारा एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ आगे वैसे पढ़ते रहने के लिए। और कुछ भी डाउट अगर हो आपको, आप पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ आया, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।